परी लोग की सभी परियां एक एक गांव में रहती थी और कुछ परियां शहर में रहती थी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। इस बार नीली परी अपनी बहन लाल परी के पास गांव में रहने के लिए जाती है। क्योंकि नीली परी शहर में रहती थी तो उसे शहर के खाना खाने की आदत थी। वो शहर में रहकर पिज्जा, बर्गर और अन्य तरह का फास्ट फूड खाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत मोटी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन लाल परी जो गांव में रहती थी, वो गांव की ताजी सब्जियां खाकर एकदम स्वस्थ थी। नीली परी अपनी बहन से मिलने के लिए शहर से गांव घूमने के लिए आती है। नीली परी को गांव में देखकर लाल परी बहुत ज्यादा खुश होती है। अपनी बहन की आने की खुशी में लाल परी अपनी बहन के लिए ताजी हरी सब्जी पालक बनाती है और उसके साथ धनिया की चटनी और चूल्हे पर रोटी बनाती है। लाल परी अपनी बहन को अपने हाथों से बना हुआ ताजा खाना खिलाने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन जैसे ही नीली परी टेबल पर रखा हुआ खाना देखती है, उसका मुंह उतर जाता है और वो कहने लगती है, अरे दीदी, ये तुमने क्या बनाया है? हरा हरा घास रख दिया है और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना कुछ। नीली परी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अपने आप को देखा है? शहर का खाना खा खा कर पूरा अपना शरीर खराब कर लिया है। अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, मुझे सिर्फ बर्गर पिज्जा ही खाना पसंद है। मैं हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हाय, सब्जी देखकर मेरा मन उल्टे जैसा हो जाता है। ये सब खाने की वजह से तो तुम्हारा शरीर खराब हो गया है। जरा अपना पेट तो देखो, गुब्बारे की तरफ फूल गया है। अरे दीदी, आप मेरी सेहत की चिंता क्यों कर रही हो? अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं जिम जाकर अपना शरीर फिर से ठीक कर लूंगी। हाँ, बस तुम यही सब करते रहना। पहले तो तुम बाहर का ये गंदा गंदा खाना खाना और फिर अपना पेट अंदर करने के लिए जिम में पैसे बर्बाद करना। लगता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तुम कुछ दिन मेरे साथ गाँव में रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। दीदी, मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ और अपने काम से कुछ देर आराम चाहती हूँ। आप मुझे परेशान मत करिए। दोनों बहनें एक दूसरे की बातें सुनकर बहस करना शुरू कर देती हैं। लाल परी समझ गई थी कि नीली परी को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। क्योंकि नीली परी ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए लाल परी घर में रखी हुई मैगी बना देती है। मैगी देखकर नीली परी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बहुत चाव से खाती है। खाना खाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तुम जानती हो नीली परी, गांव में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। जब किसी को ज्यादा समस्या होती है तब मैं उनकी मदद कर देती हूँ। कितना अच्छा है यहाँ पर तुम मुझे ही देखो, शहर में कितना काम होता है। सभी लोग किसी चीज से परेशान होते हैं तो किसी चीज से। मैं तो उनकी मदद भी नहीं कर पाती हूँ। दोनों बहनें अपनी अपनी कथा एक दूसरे को बताती है, जिसमें लाल परी तो सभी गांव वालों की प्रिय होती है, लेकिन नीली परी को कोई भी पसंद नहीं करता है। क्योंकि ना तो वो दिखने में खूबसूरत होती है और ना ही वो किसी की मदद कर पाती है। वो इतनी मोटी होती है कि उससे जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता है। दोनों बहनें रात को सो जाती है और सुबह लाल परी जल्दी उठ जाती है और वो गाँव में भैंस का दूध निकालने के लिए पहुँच जाती है। नीली परी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहन घर में नहीं है, कहीं बाहर है। अपने बहन को ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकल जाती है। तभी वो देखती है कि वो तो भैंस का दूध निकाल रही है। नीली परी अपनी बहन से कहती है, तुम ये बाल्टी मुझे दे दो। भैंस का दूध मैं तुम्हें अभी चुटकियों में निकाल कर दिखाती हूँ। ये जो तुम कह रही हो ये बस खाने में आसान है। तुमने आज तक कभी गाय का दूध निकाला है? आज तक तो नहीं निकाला है, पर मैं जानती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। लाओ, तुम ये बाल्टी मुझे दे दो। लाल परी जानती थी कि नीली परी भैंस का दूध नहीं निकाल पाएगी, पर वो बाल्टी नीली परी को दे देती है। नीली परी वो बाल्टी लेकर भैंस के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो भैंस के थन को हाथ लगाती है और दूध निकालने का प्रयास करती है, नीली परी की सारी उंगलियां चटक जाती है कि दूध निकालना आसान नहीं है। और फिर भी वो मेहनत करती है। तभी भैंस एक लात मारती है और नीली परी दूर जाकर गोबर में गिर जाती है। नीली परी की ये हालत देखकर लाल परी को बहुत हंसी आती है और वो हंसने लगती है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। अब पता चल गया ना कि गांव का जीवन भी आसान नहीं होता है। तुम सिर्फ शरीर में दिखने में ताकतवर लगती हो, पर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हरी सब्जियाँ खाया करो, शरीर में ताकत आएगी।
नीली परी को अपना ये हाल देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। नीली परी समझ जाती है कि वो ज्यादा दिन गांव में नहीं रह पाएगी, पर वो तो छुट्टी मनाने के लिए अपनी बहन के यहाँ घूमने आई थी। नीली परी को अपनी बहन के गांव में ना तो खाने के लिए स्वादिष्ट खाना मिलता है और ना ही उसका समय व्यतीत हो पाता है। वो पूरा दिन बोर होती रहती है। क्या हुआ, बैठे बैठे कुछ सोच रही हो क्या? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं तो लंबी छुट्टियां बिताने के लिए गांव में आई थी, पर यहाँ तो एक हफ्ता निकालना भी बहुत मुश्किल है। ना तो यहाँ खेलने के लिए वीडियो गेम्स है और ना ही यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क आते हैं। पता नहीं गांव के लोग अपना समय कैसे व्यतीत कर लेते हैं। फिलहाल तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए बर्गर बना सकती हो? नीली परी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्वस्थ खाना खाया करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो, मैं आज तो तुम्हारे लिए बर्गर बना देती हूँ, लेकिन कल से नहीं बनाऊंगी। कल से तुम्हें मेरे हाथ की हरी सब्जी ही खानी होगी। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो अच्छा होगा कि आप ये लेक्चर की जगह मुझे बर्गर खाने को दे दे। कल का कल देखेंगे, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लाल परी अपनी बहन की बात मान लेती है और उसके लिए स्वादिष्ट बर्गर बना देती है। नीली परी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो 4 बर्गर खा लेती है। बर्गर खाने के बाद दोनों बहनें सोने के लिए चली जाती है। लाल परी सो जाती है, पर नीली परी को नींद नहीं आती है। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। धीरे धीरे करके दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है और वो रोने लगती है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। क्या हुआ बहन, पेट में दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को घर पर बुलाकर लेकर आती हूँ, तुम यहीं आराम करो। अपनी बहन को दर्द से तड़पता हुआ देखकर लाल परी गांव के डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। गांव का डॉक्टर जब नीली परी को चेक करता है तो वो बताता है कि नीली परी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। देखा नीली परी, मैं तुमसे कहती थी ना कि तुम ये बाहर का फास्ट फूड खाना छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती थी। इसी वजह से आज तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से अब ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाऊंगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगी। शहर में रहकर मैं हरी सब्जी खाना भूल ही गई थी। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है और अब लाल परी अपनी बहन के लिए टमाटर का अच्छा सूप बनाती है और उसे दवाई खिला देती है। दोनों बहनें सो जाते हैं। सुबह उठकर लाल परी भैंस का दूध निकालकर अपनी बहन को पीने के लिए देती है। वो दूध पीकर नीली परी को और अच्छा लगता है और उसको अपने शरीर में फुर्ती नजर आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नीली परी फास्ट फूड छोड़कर हरी सब्जियां खाने लगती है और वो धीरे धीरे करके पतली हो जाती है और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगती है। अब काफी समय नीली परी अपनी बहन के साथ रह चुकी थी। वो वापस अपनी छुट्टियां खत्म करके शहर में रहने चली जाती है। शहर के लोग जब नीली परी को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नीली परी दिखने में बहुत सुंदर हो गई थी और अब वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम भी कर लेती थी। इस तरह नीली परी को समझ आ जाता है कि ज्यादा फास्ट फूड खाना भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अब नीली परी भी शहर के सभी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है और उन्हें भी हरी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करती है। रामपुर गाँव में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा की एक बहन भी थी, रूपा। राधा के पिता सोमनाथ की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी। राधा की माँ चंदा लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। चंदा बहुत ही अच्छी दर्जी थी। वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक बार की बात है, चंदा के पास कुछ मनचली लड़कियां कपड़े सिलवाने आई। आंटी, मुझे एकदम मस्त आलिया भट्ट जैसा गाउन पहनना है, वैसा ही गाउन बना देना। ठीक है बिटिया, पर उसके 1000 रुपए लगेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लेस और केन अलग से लाने पड़ेंगे। अरे आंटी, इतना ज्यादा? मैं इसके आपको 800 रुपए दूंगी। सिलना है तो सिलो, वरना मैं किसी और को दे दूंगी सिलने। वो रामू काका तो 800 रुपए ही लेते हैं, आप वापस दे दो। कोई बात नहीं बिटिया, मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तेरे लिए 800 में ही बढ़िया गाउन सिल दूंगी। ओके। इतना बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब चारू गाउन लेने आती है, चंदा ने गाउन खराब कर दिया। ये देखकर चारू उसे खूब सुनाती है। आंटी, ये आपने क्या किया? कितना खराब सिला है आपने। मैं तो आलिया जैसे बिल्कुल नहीं लग रही हूँ और ना ही तुमने इसे अच्छा से सिला है।
अच्छा तो सिला है बिटिया। अब तुम आलिया जैसी नहीं हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। बकवास बंद करो अपनी। एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही उल्टा बोल रही हो। मैं तुम्हें इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। पर बिटिया, इसमें जो मेरे खर्चे लगे हैं वो तो दे दो। मजदूरी बेशक मत देना, कुछ नहीं मिलेगा। एक तो तुमने मेरी ड्रेस की ऐसी तैसी कर दी और अब मैं तुम्हें पैसे भी दूं? कुछ नहीं मिलेगा, मैं जा रही हूँ। और चारू गुस्से से गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी चारू की फ्रेंड बोलती है, अरे चारू, आंटी ने तो इतना बढ़िया गाउन सिला है तेरा, फिर भी तूने उसे पैसे नहीं दिए और बल्कि इतना सुनाकर भी आ गई। यही तो दिमाग है, तुम नहीं समझोगी। अब चलो जल्दी पार्टी में, लेट ना हो जाऊं। अच्छा समझ गई, तेरी मॉम ने जो तुझे पैसे दिए थे सिलाई के लिए वो तो तूने पहले ही उड़ा दिए हैं, फिर अब कहाँ से पैसे देती। हाँ अब चल। इधर चंदा पैसे नहीं मिलने से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। अपनी माँ को यूँ उदास देख राधा पूछती है, माँ आप इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है। फिर चंदा राधा को सारी बात बताती है। फिर राधा बोलती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करो, इससे आपके काम में आपकी मदद भी हो जाएगी और कोई आपसे यूँ ठग कर नहीं जाएगा। ठीक है बेटी। और फिर राधा भी अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिन बाद चारू फिर आती है। आंटी मेरे लिए इसका बढ़िया सा लहंगा बना देना, और हाँ इस बार ये खराब मत करना, वरना मैं इस बार भी कोई पैसे नहीं दूंगी। चारू ये बोल रही थी तभी राधा अपनी माँ को बोलती है, अच्छा तो यही वो लड़की है जो बिन पैसों के आपसे कपड़े सिलवाती है। रुक जा लड़की, पहले 1000 रुपए निकाल, फिर ये लहंगा सिलवाना। व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है ये, और किस बात के 1000 रुपए। बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। गाउन वाले पैसे कौन देगा? तेरे अप्पा की दुकान है जो आ जाती है मुंह उठाकर कपड़े सिलवाने, वो भी बिना पैसों के। ए लड़की तमीज से बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गई। और हाँ आंटी, यह लहंगा मुझे परसों पहननी है तो टाइम से सिल देना। और इस लड़की को क्यों रखा हुआ है आपने, हटाओ इसको, बहुत बदतमीज है। बदतमीज मैं हूँ या तू है? और हाँ तू पहले 2000 रुपए दे तभी तेरा लहंगा सिलेगा। 2000 कैसे, तू पागल है क्या? 1000 पहले का वो गाउन वाला और दूसरा 1000 इस लहंगे का, समझी। राधा और चारू का इसी बात पर बहस हो जाता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि चारू गुस्से से उसकी माँ का सिलाई मशीन तोड़ देती है। ले तो मेरे कपड़े नहीं सिलेगी तो अब से किसी के कपड़े सिलने लायक नहीं रहेगी। और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी। भगवान, एक ही तो सिलाई मशीन का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे दुकान में नहीं लेकर आती थी। पड़ गया अब तेरे कलेजे को ठंडक, ना पैसे आए ना कुछ और, मशीन भी टूट गई। अब मैं नई सिलाई मशीन के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, सब तेरी वजह से हुआ है। भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, अब कैसे घर चलेगा हमारा। राधा ये सब सुन दुखी मन से दुकान से निकलकर नदी किनारे बैठ जाती है। भगवान, मेरी क्या गलती है, पैसे ही तो मांगे थे मैंने, वो भी मेरे माँ के मेहनत के, और ये सब हो गया। गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान। अब मैं अपनी माँ को नई सिलाई मशीन कहाँ से ला कर दूँ। प्लीज भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ से सोनपरी जा रही थी। वो राधा को रोते देख उससे बोलती है, क्या हुआ राधा, इतनी उदास क्यों हो, कोई परेशानी है? घबराओ नहीं, मैं सोनपरी हूँ, तुम मुझे अपनी बातें बता सकती हो। राधा फिर सोनपरी को सारी बातें बताती है। सोनपरी बोलती है, उदास मत हो राधा, सब सही होगा। तुम सब अच्छे और नेक लोग हो और परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। ये लो, ये एक नई जादुई सिलाई मशीन है, इससे कपड़े खुद ही डिजाइन होकर सिल जाया करेगी। और हाँ, अब से जो कोई भी इससे सिले कपड़ों के पैसे नहीं देगा, ये इसकी खूब पिटाई भी करेगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। क्या सच में? हाँ राधा, फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद परी जी।
राधा सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। उसकी माँ नई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश होती है। नई सिलाई मशीन पर अब चंदा को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती थी। वो जैसे ही कपड़े काट कर उस पे रखती, वो खुद ही डिजाइन होकर सिलकर तैयार हो जाता। उससे सिले हुए कपड़े बहुत ही यूनिक और अच्छा होता। लोग अब चंदा को खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दे के जाते और सब चंदा से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। धीरे धीरे जब ये बात चारू को पता चला, तब उसकी फ्रेंड बोलती है, चारू तुम्हें पता है चंदा आंटी जैसा टेलर कोई नहीं है। क्या गजब के कपड़े सिलती है यार। मैं तो अपने सारे सूट और ड्रेस उनसे ही सिलवा रही हूँ। क्यों, ये कैसे हो सकता है? उस गरीब भिखारी के पास दोबारा सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए? देखना तो पड़ेगा। फिर चारू अपने फ्रेंड बेबी के साथ चंदा की दुकान में जाती है। चारू जैसे ही दुकान पहुंचती है, सिलाई मशीन में से एक डंडा निकलकर चारू की खूब पिटाई करने लगता है। अरे रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कौन मार रहा है? हाय, ओए ओए माँ, ओह क्यों मार रहे हो मुझे? रुको, हाय, ओए क्यों मार रहे हो? कोई तो बचाओ। चंदा के पैसे दे, वरना हम तुझे यूं ही पीटते रहेंगे। ठीक है, देती हूँ, मुझे माफ कर दो। ये लो आंटी आपके पैसे, और मुझे माफ कर दो आंटी। अब मैं किसी के भी पैसे नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है और फिर चंदा और राधा अपने सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ही काम की और ना ही पैसों की। राधा भी सिलाई सीखकर अपने माँ के कामों में उनकी मदद करने लगी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल कुकू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।